सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल देख रहे हैं। स्वागत है आपका भी राजेंद्र। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों से बातचीत करें, एक बड़ी खबर इस वक्त जो है वो सामने है, वो ये है कि बिहार के अंदर मंत्रिमंडल का जो विभागों का बंटवारा है, उसकी एक सूची सामने आई है। और उस एक सूची को सामने जब देखते हैं, तो यहीं से पता चलता है कि बीजेपी का और बीजेपी के आलाकमान का राष्ट्रीय राजनीति में दबदबा कैसे बढ़ गया है। और इसलिए हम पहले बिहार की बात करेंगे और फिर राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे। बिहार में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव में सबसे प्रमुख तौर पर अगर हम देख सकते हैं, तो वो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, उनके विभागों का तो ऐलान हो गया, लेकिन जो जेडीयू के हों या फिर अन्य दलों के विधायक हों, उनके कोटे या उनके विभागों का बंटवारा, उनकी सूची जो है, वो अभी सामने नहीं आई है। और इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, अप्रत्याशित तौर पर उनको गृह मंत्री बना दिया गया बिहार। अब वही सम्राट चौधरी जिनको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उनके अपने कंडक्ट को लेकर के, उन पर दर्ज मुकदमों को लेकर के, लेकिन अब बीजेपी का वो चेहरा है बिहार में, उनके विधायक दल के नेता हैं वो, पार्टी ने तमाम सारी बातों को दरकिनार रखते हुए उनको अब गृह मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग का जिम्मा यानी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा अब बीजेपी के पास होगा। उसकी जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के पास होगी और ये भी पहली बार हो रहा है। 2005 में पहली बार एनडीए की सरकार नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ में साझा बनी थी और उसके बाद से 10 बार नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं और 2 बार छोड़ दें तो करीब 8 बार जो है वो शपथ उन्होंने बीजेपी के साथ ली है। और जब बीजेपी के साथ शपथ ली है तो शपथों में गृह मंत्रालय हमेशा उनके पास रहा, लेकिन इस बार गृह मंत्रालय उनके साथ नहीं होगा। ये बड़ी खबर है और इस खबर के मायने बहुत है। और जो मैं दबदबे वाली बात कह रहा हूँ, ये दिखाता है कि अब देश की राजनीति में, एनडीए की राजनीति में बीजेपी आलाकमान इस स्थिति में है कि वो बदलाव जो अप्रत्याशित हो, वो उसको साकार कर पाए। आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा था कैसे बीजेपी ने एक नाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया, बावजूद इसके कि वो चीफ मिनिस्टर थे, और देवेंद्र फडणवीस वहां पर मुख्यमंत्री बने। तो इसको भी बड़ा अटपटा माना गया, लेकिन वो करने में कामयाब रही बीजेपी और अब बिहार में ये बड़ा बदलाव करने में कामयाब रही। अब देखिए बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा हो गया। विजय सिन्हा को जो है माइनिंग मंत्रालय, खनन मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय मिला है। इस तरीके से विजय चौधरी का नाम और उनके आगे का विभाग खाली है। वो सबसे विश्वस्त माने जाते हैं नीतीश कुमार। इसी तरीके से दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री है। इसके अलावा मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, पहले से इनको स्वास्थ्य दिया गया था। नितिन नवीन एक बार फिर पीडब्ल्यूडी मंत्री होंगे बिहार में। इसी तरीके से आप देखिए और भी कई सारे, रामकृपाल यादव मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। वो काफी एक दौर में करीबी थे लालू प्रसाद यादव के। लोकसभा चुनाव वो 24 में हार गए, पर इस बार दानापुर से वो विधानसभा जीतने में सफल रहे। जो है पार्टी ने उनको जो है शपथ दिलाई थी मंत्री के तौर पर, और अब वो कृषि मंत्री के तौर पर जो है वो सरकार में होंगे। संजय टाइगर पहली बार विधायक बने, कैबिनेट मंत्री बने, और अब ये आरा के इलाके से आते हैं। ये श्रम संसाधन मंत्री होंगे अब जो है इस पूरी सूची में। अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन मंत्री होंगे। रमा निषाद पार्टी का जो ईबीसी चेहरा है, वो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से आएंगी। और सुरेंद्र मेहता पशु मत्स्य उद्योग संभालेंगे। नारायण प्रसाद आपदा मंत्रालय संभालेंगे। इसी तरीके से श्रेयसी सिंह सूचना और खेल मंत्री होंगी, तो खेल से जुड़ी भी रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय शूटर रही है, तो लिहाजा अब वो खेल मंत्री के तौर पर भी बिहार में अपना दायित्व जो है वो संभाल रही होंगी। और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी कोऑपरेटिव मिनिस्टर होंगे। तो ये सूची जो है वो बीजेपी मिनिस्टर्स की सामने आई। और ये और भी हैरान करने वाली बात है, गठबंधन में जरूर आप ये बात कह सकते हैं कि कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जब बीजेपी के मंत्रियों का नाम और गृह मंत्रालय के साथ अगर सामने आ जाता है, तो फिर इसका जवाब तो बीजेपी देगी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्र, अगर मैं आपके पास आऊं इस चर्चा में, मैं आपको जोड़ता हूं। जो ये बात हम देख रहे हैं कि एनडीए की बिहार की सूची आ गई, ये तो अपने आप में दिखा, बीजेपी की सूची आ गई, मैं क्यों कहूँ कि एनडीए की सूची आ गई, बीजेपी के मंत्रियों की सूची जो है वो आ गई, और गृह मंत्रालय इस बार बीजेपी के पास। ये कितना अप्रत्याशित है, तो दिखा रहा है कि मतलब एक साथ तो आप नहीं चल रहे हैं। शायद आना चाहिए था, तो सबका साथ आना चाहिए था, नहीं तो नहीं आना चाहिए था। एक बहुत बहुत धन्यवाद दोनी जी इस सार्थक चर्चा के लिए। और विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अभी तुरंत ही हाल में बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से एक नई सरकार चुन के आई है। लगातार नीतीश कुमार के ऊपर वहां की जनता ने एक भरोसा दिखाया है, और उसी भरोसे को लेते हुए वो नई सरकार जिसका एजेंडा विकास था, जिसका एजेंडा साथ में सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने का था,
वो कहीं न कहीं पूरी मैंडेट पाकर ये दिखाता है कि जो कार्य वहाँ पे क्षेत्र में पिछली सरकारों ने किए हैं, नीतीश के समय में जो कार्य हुए हैं, भाजपा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो कहीं न कहीं रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक बात है कि मंत्रालयों के विभाजन का, तो वो डिस्क्रीट, जैसे आप हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की मैंडेट। ये कितना अप्रत्याशित है, ये तो दिखा रहा है कि मतलब एक साथ तो आप नहीं चल रहे हैं। शायद आना चाहिए था, तो सबका साथ आना चाहिए था, नहीं तो नहीं आना चाहिए था। एक बहुत-बहुत धन्यवाद दोनी जी इस सार्थक चर्चा के लिए। और विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अभी तुरंत ही हाल में बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार चुन के आई है। लगातार नीतीश कुमार के ऊपर वहाँ की जनता ने एक भरोसा दिखाया है और उसी भरोसे को लेते हुए वो नई सरकार जिसका एजेंडा विकास था, जिसका एजेंडा साथ में सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने का था, वो कहीं न कहीं पूरी मैंडेट पाकर ये दिखाता है कि जो कार्य वहाँ पे क्षेत्र में पिछली सरकारों ने किए हैं, नीतीश के समय में जो कार्य हुए हैं, भाजपा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो कहीं न कहीं रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक बात है कि मंत्रालयों के विभाजन का, तो वो डिस्क्रीट, जैसे आप हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये मुख्यमंत्री के पास होता है। हाँ, ये हो सकता है, संभावना बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है पूरी लोकतांत्रिक तरीके से, जो एक सामंजस्य होता है प्लस एक अनुशासन होता है, उसकी वजह से जो मंत्रालयों का डिवीजन है वो पहले हो गया और उनको दे दिया गया और उसमें से किसी की नाराजगी नहीं है। ये संभावना बन सकती है दूसरी कि जो नीतीश और अन्य पार्टियों में, नीतीश कुमार जी के और अन्य पार्टियों में जो मंत्री तय किए गए हैं, उस मंत्री पद के बँटवारे को लेकर थोड़ा बहुत मन में होगा। उसको आपस में चर्चा करके ये लोग जल्द ही उसको भी लाएँगे और जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो ये होता है कि गवर्नर हाउस में पूरी लिस्ट जाती है और गवर्नर हाउस फिर उसे अप्रूव करके आगे बढ़ाता है। तो लगभग मुझे लगता है कि ये हो गया होगा। अगर नहीं आया है तो वो बहुत जल्द आने वाला होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है कि लगभग हम ये देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो व्यवस्थाएं चलती हैं, उसका लाभ कहीं न कहीं दूरदृष्टि में होता है। जहाँ तक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व बढ़ा है या जो शासन सत्ता में जो प्रभुत्व बढ़ा है, तो अगर आप देखें चुनाव चुनाव के शुरुआत के दिनों से ही, तो भारतीय जनता पार्टी के का शीर्ष नेतृत्व हो या वहाँ के प्रभारी हों या अलग-अलग क्षेत्रों के बड़े नेता हों, उन नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी व्यवस्था के हिसाब से ग्रास रूट लेवल पे उतारा और जिसका परिणाम आप देखने को मिल रहा है। मुझे याद है कि मैं डिस्कशन कर रहा था अपने एक मित्र पत्रकार से वहाँ पे बिहार के अंदर चुनाव के दौरान। तो उन्होंने बताया कि सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कभी राजस्थान के, और उनको पार्टी ने एक सुदूर इलाके में एक छोटे से क्षेत्र में लगाया हुआ था और वो पिछले 7-8 दिनों से वहाँ एक छोटे से होटल में रुक कर और कार्य कर रहे थे। तो ये संगठनात्मक पार्टी है, संगठन तय करता है, उसका कहीं न कहीं रिजल्ट्स के रूप में भी वो दिख रहा है, लगातार दिख रहा है और यही कारण है कि जब संगठन का प्रभुत्व बढ़ता है तो शासन सत्ता में जो बड़े नेता होते हैं, जिसके नेतृत्व होता है, लगातार जीत का श्रेय उनको डेफिनिटली जाता है और वही उसके प्रभुत्व को दिखा रहा है। लेकिन जब इस तरीके की सूची आ जाए तो ये बड़ा चौंकाती है। कई बार तो ये लगता है कि मतलब ये जो ये कितना अधिकृत है, कितना वो है, लेकिन जब इसको पूरा नेशनल मीडिया प्ले कर रहा हो और इस तरह के नैरेटिव जब सामने आ रहा हो कि अमित शाह ने कहा था जो है आपको याद हो तारापुर की सभा में कि सम्राट चौधरी को जिताइए मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। और लोग बड़ा इसको आप उपहास उड़ा रहे थे कि वे कैसे होगा, ये तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, इनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगे और अमित शाह ये क्या कह रहे हैं। पर अमित शाह ने मुझे लगता है अपना वादा निभा दिया। गृह मंत्रालय का दायित्व उनको दे दिया और उनको अब डिप्टी सीएम के साथ-साथ गृह मंत्रालय। दरअसल कहते हैं कि अगर जो डिप्टी सीएम्स हैं वो केवल कहने के लिए पद होते हैं, पर आमतौर पर सारा अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। और जब आप इस तरह के विभाग या इस तरह की चीजें आपके एडमिनिस्ट्रेशन से आती हैं किसी डिप्टी सीएम के पास, तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं बढ़ता जाता है और ये दिखता है कि बीजेपी सम्राट चौधरी में कम से कम अब तो ये कहा जा सकता है, ये बात जो कहीं न कहीं सुशील मोदी को एक और डिप्टी सीएम हुआ करते थे तारा किशोर जी, उनको किसी को ये मौका नहीं दिया पार्टी ने और वो मौका सम्राट चौधरी को दिया, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी उनमें अपना भविष्य देखती है। राजेश भाई आपको भी अब चर्चा में लाना चाहूंगा मैं
ये जो बिहार की से ही बात शुरू करते हैं, फिर देश में जाते हैं, क्योंकि बिहार से ही ये नैरेटिव भी डेवलप हुआ है कि दबदबा बढ़ रहा है। तो अब आप आपको क्या लगता है, ये जो सूची आई है और अभी तो मैं देख रहा हूँ ये भी बात सामने आ रही है कि महागठबंधन में भी टूट के आसार अभी से शुरू हो गए हैं। जो आईआईपी पार्टी है उसके ताती तितवा समाजवादी पार्टी, उसके आईपी गुप्ता अध्यक्ष हैं और वो सहरसा से विधायक भी हैं, चुन करके आए हैं इस बार। वो अब एनडीए में जाना चाहते हैं और वो ये कह वो अब तो मैं उनको समर्थन दूँगा, उनके उनकी व्यवस्था में शामिल हो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें इंगित करती हैं कि अब जो है, जो बीजेपी का आला-कमान है उसकी ताकत इन चुनाव में जीत के बाद जो लोकसभा चुनाव के समय घटी थी, वो कम से कम अब एक बार फिर अपने शीर्ष की तरफ बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल अवनीश भाई, नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इतनी प्रचंड जीत के बाद ये बिल्कुल स्वाभाविक सा कंक्लूजन है, इसको लेकर बहुत हमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है? भाजपा के आला कमान की ताकत बढ़ गई है, तो क्या हरियाणा के चुनाव के बाद नहीं बढ़ी थी? क्या महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के बाद नहीं बढ़ी थी? मुझे लगता है वो जो बढ़ी हुई ताकत है वो और सीमेंटेड हुई है, ये कहना ज्यादा बेहतर है। ताकत कभी कम नहीं थी उनकी, की ताकत बढ़ गई है। तो ये जो बढ़ी हुई ताकत है, ये शब्द इससे थोड़ा सा स्क्रीन से मैं अपने आप को अलग करना चाहूंगा। ऑलरेडी दे आर वेरी पावरफुल। बहुत शक्तिशाली लोग हैं जो भी इस वक्त भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में है और जिनकी बात आप कर रहे थे। इन चुनाव परिणामों ने उस बेहद मजबूत स्थिति को और सीमेंट किया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और रही बात कि महागठबंधन में टूट हो जाएगी, तो ये भी कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। भारत की राजनीति में ये इतनी सामान्य बात हो चुकी है। चुनाव के पहले दल बदल, टिकट न मिलने की नाराजगी, इधर उधर जाना और चुनाव परिणामों के हिसाब से अपने संपर्कों के हिसाब से पाला बदल लेना, ऐसा हो रहा है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। कुछ और भी देखने को मिल सकता है महागठबंधन के भीतर, जो ये उनके लिए भयानक जो परिणाम आए हैं उसको देखते हुए। एक बात आपने जो बहुत महत्वपूर्ण पूछी है, उस पर मैं आना चाहूंगा आखिर में। वो ये कि क्या इस ताकत की स्थिति का मतलब ये समझा जाए कि किसी भी राज्य के भाजपा या एनडीए शासित प्रदेशों के राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी इच्छा के अनुसार बदला जा सकता है? क्या प्रदेशों के अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी घोषणा होनी है, उस पे प्रभाव दिखेगा केंद्रीय नेतृत्व या आला कमान का? इतना दिखेगा जितना कि इतिहास में इससे पहले हमने नहीं देखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस मोड़ पर, जहां पे अभी हम खड़े हैं, या भारत की राजनीति जहां पे खड़ी है। क्योंकि कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि कई राज्यों में या कुछ बड़े राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर भी किस्म किस्म की चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही। अब इस परिणाम के बाद कई जो स्वयंभू विश्लेषक हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बस वही समझिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ज्यादा आश्चर्यजनक होगा। इस पर मैं अवनीश भाई जरूर कहना चाहूंगा कि जितना मैं अपने छोटे से पत्रकारी अनुभव से समझ पाया हूं, भारतीय जनता पार्टी एक इस मामले में बड़ा अलग किस्म का राजनीतिक दल है। इस तरीके से कोई एक या दो लोग मिलकर वहां पर स्थापित नेतृत्व न बदलते हैं न बनाते हैं। इस पे व्यापक विचार होता है या फीडबैक लिए जाते हैं, और ये अब भी कायम रहेगा। इसमें कोई गुणात्मक या अप्रत्याशित परिवर्तन हो जाए बिहार के चुनाव परिणामों के बाद अरे से। पर ये कैसा फीडबैक है? दिसंबर 2024 में जेपी नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हुआ और तब के बाद फीडबैक नहीं मिल पाया बीजेपी लीडरशिप को कि आज तक किसको नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। पार्टी तो हम्म, कहती है भाई सबका सलाह मशवरा कर लें, और सलाह सलाह मशवरा के संग से पूरा नहीं हो पाया, पार्टी कैडर में पूरा नहीं हो पाया। अब तो उतने चुनाव भी हो गए राज्यों में जितने चुनाव की औपचारिकता की आवश्यकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की। तो क्या अभी कोई विचार विमर्श बाकी रह गया? पार्टी क्यों नहीं? यही तो मैं कह रहा हूँ। ये आप जो कह रहे हैं मैं उसके नेतार्थ समझ रहा हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इन परिणामों के बाद से आला कमान ऐसी पोजीशन में आ गया है कि वो कुछ भी कह देगा और वो मान लिया जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा भी, ऐसा मुझे लगता है। जो प्रक्रिया है
या जो चीजें चलनी है जैसे वो वैसे ही चल रही है। एक बात जरूर है, एक बात जरूर है कि इन परिणामों के बाद से हो सकता है कि आला कमान जिस चीज को आगे बढ़ाए या आगे बढ़ा रहा हो, उसका प्रतिरोध कम हो जाए, या अगर कहीं से उस पे कोई रुकावट है तो उस रुकावट में जोर आपको कम दिखे, ये संभव है। नहीं, इसी को तो दबदबा या असर की बात कर रहे हैं। देखिए, बात इसकी नहीं है कि जो है बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेता या मुख्यमंत्री उनके या उनके कोई ऐसे और महासचिव, महामंत्री उनकी बात नहीं मानेंगे। सब जानते हैं कि बीजेपी लीडरशिप को अगर कहीं से थोड़ा बहुत रिटेलिएशन झेलना पड़ता है या मिलता है तो वो उनका विचार परिवार, संघ परिवार और बहुत सारे निर्णयों को लेकर के उनको उनको संतुष्ट करना पड़ता है। उसमें कुछ मंत्रियों के व्यक्तिगत मंत्रियों के मतलब मुझे लगता नहीं कि संघ डेली अफेयर्स में उनके बहुत कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता होगा, लेकिन अगर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होगा तो बात जो कही शायद मुझे लगता है संघ की तरफ से जो सलाह है, सलाह के रूप में ही वो कहते हैं कि हम तो सलाह दे रहे हैं, सलाह आपने मांगी तो दे रहे हैं, आप नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे, ये भी संघ के लोग कहते हैं। पर चूंकि सलाह मांग ली है, आपको याद होगा संघ प्रमुख ने कहा था कि क्या आपको लगता है हमको तय करना होता तो इतना टाइम लगता, हमको तय करना होता तो आपको पता है टाइम ही नहीं लगता। ये बात कही संघ प्रमुख। तो लेकिन इसके साथ-साथ ये भी बात समझ में आती है कि जो चीज़ रुकी है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या मैं कह दूं कि भाई अगले 1 हफ्ते के अंदर अमित शाह कई बार संसद में बहुत सारे सांसदों से, पत्रकारों से मिलते हुए ये बात कह चुके थे। पिछले मुझे याद है जो है उन्होंने पिछले शीतकालीन सत्र में कहा था कि बस अब अगले सप्ताह जो है या 10 दिन बाद हम आपको नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने को मिलेगा। और अमित शाह जब कोई बात कहते हैं तो मतलब होता है। पर अगर वो नहीं हो पाए, तारापुर में अगर गाहक सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बना देंगे तो फिर आउट ऑफ वे होम मिनिस्टर बना दिया भाई साहब। इनके इनको कानून व्यवस्था को लेकर के इनकी छवि पर सवाल उठ रहा है, इनके मुकदमों को लेकर के इनकी छवि पर सवाल उठ रहा है। अमित शाह ने तय किया कि वो मंत्री होंगे तो मंत्री होंगे, गृह मंत्री बना दिया। दूसरी चीज जो आई, अब एक सूची जरा सा और भी आ गई है, थोड़ी सी और डिटेल थोड़ा और भी दर्शकों को बता दें जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार में एक बार फिर जो मंत्रिमंडल हुआ था उसमें शपथ हुआ था, उसके अंदर जो बीजेपी के मंत्री हैं उनकी सूची जो है वो जारी हुई है उनके विभागों की। और अभी एक लीक हो गई है या चूंकि आधिकारिक तौर पर तो अधिसूचना आती है, अधिसूचना तो नहीं आई, पर एक लिस्ट आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और उसमें सम्राट चौधरी को होम मिनिस्ट्री और तमाम सारे जो मंत्रियों के नाम मैंने आपको बताए थे, एलजेपीआर रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो है वो दिए जाने की बात कही जा रही है। और हम पार्टी यानी जो उनके बेटे हैं जीतन राम मांझी जी के संजीव सुमन, उनको लघु जल संसाधन विभाग और आरएलएम जो पार्टी है उसको पंचायती राज विभाग। दीपक बाबू जो भी भाग्य लेके पैदा हुए हैं, जीन्स में शर्ट में जाके शपथ ले ली उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री की थपकी भी पा गए वो, पंचायती राज जैसा बड़ा विभाग भी उनको मिल गया और वो न विधायक हैं, न विधानसभा में है, न विधान परिषद में है। तो जल्दी वो विधान परिषद में भी चले जाएंगे, उनके पिताजी से किया हुआ वो वादा भी पूरा हो जाएगा। तो अब आप देखिए कितना बढ़िया, मुझे लगता है ये लीक लिस्ट है। इसमें ये तय किया गया था बीजेपी और उनके साथ के जो लोग हैं कि जेडीयू तो थोड़ा अलग तरीके से विमर्श करती है। ये लीक लिस्ट है जिसके अंदर ये तमाम चीजें तय की गई थी, क्योंकि इसमें मंत्रियों के नाम नहीं है एलजेपी और हम और आरएलएम के, हालांकि हम और आरएलएम के एक मंत्री बने, सब जानते हैं कौन मंत्री हैं। जो एलजेपी है उसके भी 2 मंत्री बने हैं ये और जो आप सब बता जानते रहे हैं हैं ये कौन है। पर कुछ मीडिया संस्थानों में भी इसको प्रकाशित कर दिया है। हाँ नहीं एलजेपी के पास 2 है और जी हाँ हम के जी पास 1 और आरएलएम के पास 1। जी बस बिल्कुल जेडीयू बिल्कुल। के मंत्रियों के विभाग सामने आने बाकी हाँ, हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये लीक डॉक्यूमेंट है, ये अधिसूचना नहीं है। तो मुझे इतना साल से कवर करते हुए पता है कि ये जो है अधिसूचना नहीं है, अधिसूचना होगी तो उसका उसमें सबके नाम